हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 155। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 155 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिडवाइफरी और गाइनकोलॉजी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, जो भी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ओके, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए ऑल स्टेट के जितने भी स्टाफ नर्स, सीएचओ, एएनएम, जेएनएम जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे। ओके, एम्स नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, पीजीआई, यूपीएनएचएम, एमपीएनएचएम, उत्तराखंड एनएचएम, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, बिहार, आसाम, तेलंगाना सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है ऑल स्टेट के लिए। ओके, ईएसआईसी एग्जाम्स, एमपीएचडब्ल्यू, बीएफयूएचएस, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एनएचएम, उत्तर प्रदेश, यूपीएनएचएम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े फिर अपना आंसर बताएं और लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नए हों आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको धैर्य रख के क्वेश्चनों को समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेप्टाइड हार्मोन? क्या होगा इसका राइट आंसर? जब भी आपको आंसर आए तो बेहिचक आप जरूर कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। इन द एग्जाम आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होगी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन्स नहीं है। कैसा हार्मोन है? ये एस्ट्रॉइड हार्मोन्स है। कैसा? एस्ट्रॉइड हार्मोन्स। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं, कुछ डिटेल भी मेंशन है आपके लिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पेप्टाइड हार्मोन्स होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रोटीन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। किस हार्मोन्स के नाम से? प्रोटीन हार्मोन्स के नाम से। तो ध्यान रखना है, पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं ये किस हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं? प्रोटीन हार्मोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, अब नोट पे यहाँ पर एक नोट्स मेंशन है, इससे भी समझे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेरॉइड हार्मोन्स कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि आपको बताना है कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन्स है कौन सा नहीं है। तो उसमें कई सारे हार्मोन्स मिक्स करके दे दिए जाते हैं, जैसे कि पेप्टाइड दे दिया जाता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स दे दिया जाता है, और भी टाइप्स होते हैं इनके। ठीक है, बारी बारी से हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर समझे स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है, जो मेल के द्वारा स्रावित होता है, ये कैसा हार्मोन्स होता है? एस्ट्रॉइड हार्मोन्स होता है। ओके, फिर यहाँ पर मेंशन है दूसरे नंबर पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये फीमेल्स के माध्यम से सीक्रेटेड होता है, तो ध्यान रखना है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फिर यहाँ पर मेंशन है तीसरे नंबर पर एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो ओ लगा है इसे साइलेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो एस्ट्रोजन पढ़ा जाएगा इसे। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये तीन हार्मोन्स और इसके अलावा भी हैं, तो ध्यान रखना है आपको। ये एस्ट्रॉइड हार्मोन्स है। कौन से हार्मोन? एस्ट्रॉइड हार्मोन। तो आपको ये लिख लेना चाहिए, एस्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी में इसे लिख लेना। ठीक है, एस्ट्रॉइड हार्मोन्स के एग्जाम्पल हैं। आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा सकता है ये, और कई बार इसे पूछा भी गया है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। उसमें पूछा जाता है निम्न में से बताना है कौन सा एस्ट्रॉइड हार्मोन्स नहीं है, या आपको छांटना होता है, उसमें फाइंड करना होता है कि कौन सा एस्ट्रॉइड हार्मोन्स है। तो मोस्टली इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली उठाए जाते हैं एग्जाम्स में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन लिखा है, ठीक है, लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 पे मेंशन है ओवल्यूशन के कितने समय पूर्व एलएच सर्ज सर्वाधिक होती है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहा है तो फिर भी कोई बात नहीं, इसका जो राइट आंसर अगर आपको आता हो तो बताएं बेहिचक आप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 36 आवर्स। ठीक है, 36 घंटे। ओल्यूशन के कितने समय पूर्व जो एलएचएस सर्ज होता है वो सर्वाधिक होता है? ये ओल्यूशन के 36 घंटे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स मेंशन है, इसे भी आप समझ लें। ओके, डिटेल्स काफ़ी जरूरी होती है, इसलिए ज़्यादा वीडियो को स्किप ना किया करें आप। ओल्यूशन से 36 घंटे पूर्व एलएचएस सर्ज शुरू होता है। ठीक है, वंस या सर्वाधिक होता है। वंस द एक्स इज रिलीज, जब एक बार एक्स रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो इट सर्वाइव अबाउट दी 24 आवर्स। आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जब एक्स रिलीज हो जाता है तो ये कितनी देर तक सर्वाइव करता है या जीवित रहता है? ये 24 घंटे तक जीवित रहता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है? खत्म हो जाता है। यहाँ पर हिंदी मेंशन है, एक बार अंडा जारी होने के बाद ये लगभग 24 घंटे तक जीवित रहता है, फिर इसके बाद वो खत्म हो जाता है या डाई हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 3 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया, गर्भावस्था में कितने समय पश्चात गर्भस्थ से शिशु के प्रमुख अंगों का निर्माण हो जाता है? प्रमुख अंगों का निर्माण हो जाता है। हाउ सून आफ्टर द प्रेगनेंसी डज द वोम फॉर्म द मेजर ऑर्गन ऑफ द बेबी? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर।
ये बताया भी मैंने कई बार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 5 से 6 महीने पर। कब? 5 से 6 महीने पर। गर्भावस्था में कितने समय पश्चात गर्भस्थ शिशु में प्रमुख अंगों का निर्माण हो जाता है? 5 से 6 महीने पर। और 3 से 4 महीने पर बढ़ना, 4 महीने पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रमुख अंगों का निर्माण यहाँ पर लिखा है हो जाता है। ठीक है, 5 से 6 महीने पर हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया ओजीनिया। ओजोनिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? ओजोनिया इज प्रोड्यूस बाय, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्या? योग सैक। अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं, योग पढ़ा जाएगा इसे। ठीक है, योग सैक। अगर हिंदी में आप लिखेंगे इसे ज़्यादा हिंदी में तो इसे कहा जाएगा जर्दी की थैली। क्या कहा जाएगा? जर्दी की थैली। ठीक है, तो ओजेनिया का जो निर्माण शुरू होता है वो कहाँ पर शुरू होता है? ओक सैक में। जैसे कि आपको एक मुर्गी का अंडा पता होगा, किसका अंडा? मुर्गी का। आप उसी तरह समझे ह्यूमन्स अंडे के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो ये मुर्गी का अंडा होता है तो बीच में क्या होता है? एक येलो पार्ट होता है, क्या? जिसे हिंदी में जर्दी कहा जाता है, इंग्लिश में इसी को योग कहा जाता है, क्या? YOLK, इसी को योग कहा जाता है। तो ह्यूमन्स के लिए क्या होता है? इसी को योग सैक कहते हैं। ठीक है, तो ये मान लो जो अंडा है, ये मान लो गोल नहीं बन रहा है तो कोई मतलब नहीं, आपको अंडे के भावनाओं को समझना है, अंडा कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये ऊपर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है मजबूत कलर की, लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम आपके इसमें अंडे के बारे में बता रहे, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको प्रोटीन वाला पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन वाला पार्ट होता है जो व्हाइट वाला होता है। फिर इसके बीच में, इस अंडे के बीच में एक पार्ट होता है गोल कलर का। ठीक है, गोल टाइप्स में होता है, इसे अंडे की जर्दी कहा जाता है। क्या? अंडे की जर्दी। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? येलो योक कहा जाता है, मतलब पीली जर्दी, और पीली जर्दी होती है। ठीक है, तो योक इसी को कहा जाता है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है योक। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे थोड़ा बहुत इसका मतलब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लें, थोड़ी डिटेल्स मेंशन है। ओजेनिया आर द टाइनी डिप्लॉयड जम्प सेल। ये एक प्रकार के क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे जम्प सेल्स उसमें पास थ्रू दी मिटोटिक डिवीजन एंड दी ओरिजिनेटेड ऑफ द प्राइमरी ओसाइट से ये क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं, मतलब निकलते हैं, निर्माण होता है। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लो ये अंडे की जर्दी होती है, ये येलो वाला पार्ट होता है, यही क्या होता है? टाइनी डिप्लॉयड होते हैं, ये छोटे 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 बहुत महीन पार्टिकल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा गया निम्न में से कौन सा लिगामेंट, आप यहाँ पर हिंदी में लिख लेना, लिगामेंट महिलाओं में ये लिखा है इंग्यूनल्स रिंग को पार करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट क्रॉसेज द इंग्यूनल रिंग्स इन वुमेन्स, ये क्रॉस कर देता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा राउंड लिगामेंट। क्या? राउंड, यहाँ पर राउंड लिखा है, ब्रॉड लिखा है, तो इसके आगे आप लिगामेंट जोड़ लेंगे। क्या? राउंड लिगामेंट। यहाँ पर देख ले मेंशन है नीचे आंसर पे आपके, ये इस तरह आप लिखेंगे राउंड लिगामेंट। ठीक है, ये फीमेल्स के लिए है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना आप। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 6, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। कार्पस ल्यूटियम की सर्वाधिक सक्रियता अवस्था कब देखी जाती है? व्हेन इज द मोस्ट एक्टिव स्टेट ऑफ द कार्पस ल्यूटियम ऑब्जर्व्ड, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, क्या? ओवल्यूशन के 9 दिन बाद। कब? ओवल्यूशन के 9 दिन बाद। ऑप्शन डी उसका राइट आंसर है। लास्ट में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7, गर्भस्थ शिशु या फेटस में जो भी बचबी होता है में रक्त निर्माण प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ होती है? वेयर डज द ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस फर्स्ट अकर्स इन द फेटस, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्या? योग सैक। किसमें होती है? योग सैक। ओके, अभी हमने आपको बताया था इसके बारे में। यहाँ पर देख लें आप, इन द ह्यूमन एम्ब्रियो, क्या बात किए गए हैं पर ह्यूमन एम्ब्रियो में द फर्स्ट साइट ऑफ द ब्लड फॉर्मेशन, ये क्या होता है? इज द योग सैक होता है। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि अंडाशय होते हैं ना, अंडा, ठीक, जैसे इसमें फीमेल ओवरी के बारे में बात करेंगे, फीमेल जो एग्स होते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला जो पीला वाला पार्ट होता है, इसी तरह वो क्या होता है? अंडे का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये टाइनी डिप्लॉयड कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इसी में सबसे पहले ये ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फॉर्मेशन का कार्य शुरू होता है, जिसे योग सैक के नाम से जाना जाता है। हिंदी में मैंने लिख दिया था, अगर इंग्लिश में अगर ये आप इसे जर्दी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये लिखना चाहिए योग सैक। ओके, नहीं आपको इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 8, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, ये लिखा है गोनाडोट्रोपिन की प्रवृत्ति कैसी होती है? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द गोनाडोट्रोपिन? जैसे कि ऑप्शन दिए गए आपको, यहाँ पर राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्या? ग्लाइकोप्रोटीन।
जो गोनाडोट्रोपिन की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन के और एग्जांपल के बारे में बात करें तो एलएचएस होता है, टीएसएच होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, इन्हें नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम समझाएंगे, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कैसे होते हैं, कौन होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर आप 9 पढ़े, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है ओवल्यूशन जांच की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ द ओवल्यूशन टेस्ट। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सिलेक्ट करना है राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्या, एंडोमेट्रियम बायोप्सी। ओवल्यूशन के जांच की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम और बायोप्सी कहा जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम। अगर बाय द वे बायोप्सी ना लिखा हो तो घबराना नहीं है, एंडोमेट्रियम ही बताना है आपको। ठीक है, ये आपकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए मेंशन किया गया है, एंडोमेट्रियम ही मोस्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 10, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। रिलैक्सिन हार्मोन का संभावित स्रोत किसे माना जाता है। हु इज द कंसीडर्ड टू बी अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ द रिलैक्सिन हार्मोन। क्या है इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है संभावित, यहाँ पर पूछा गया है जो मेन सोर्स है ऑप्शन ए है क्या, ओवरी। ये संभावित है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया रिलैक्सिन हार्मोन का जो संभावित सोर्स होता है, मतलब निकलता कहाँ से है, ये ओवरी से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कुछ डिटेल मेंशन है, जैसे जैसे एग्जाम्स में पूछा गया है वो आपके लिए जाने के लिए काफ़ी जरूरी है, समझ रहे इसे आप। रिलैक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन बाय द ओवरी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय इसका निर्माण होता है। ठीक है, एज स्टिमुलेटेड द एलएचएस हार्मोन्स। ये किसके द्वारा उत्तेजित किया जाता है, एलएचएस हार्मोन। एलएचएस का मतलब होता है लिटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कहा जाता है, फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या करता है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज करती है एलएचएस हार्मोन को। एलएचएस किसको मैसेज करता है, इसको रिलैक्सिन के ओवरी को मैसेज करता है कि इसका उत्पादन किया जाए, किसका, रिलैक्सिन हार्मोन्स का। तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो ओवरी से होता है और ये स्टिमुलेट किया जाता है। ये कौन कहता है इसको कि तुम ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करो, एलएचएस कहता है। एलएचएस भी एक प्रकार का हार्मोन्स होता है और एलएचएस के ऊपर किसकी कंट्रोलिंग होती है, इसकी होती है, क्या नाम, पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट होती है सबसे। ठीक है, मोस्टली जो ग्लैंड्स होती हैं हार्मोन्स तो जितने भी स्रावित करती हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली जिनमें कंट्रोलिंग होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की होती है, मोस्टली ज़्यादातर। ओके, तो ध्यान रखना है ये पॉइंट। यहाँ पर देखिए, जब आपको जैसा ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया तब आपका आंसर होगा ओवरी। जब बाय द वे ओवरी ना लिखा हो, इट इज प्रोड्यूस बाय द कार्पस ल्यूटियम। कहाँ से निकलता है ये रिलैक्सिन हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कब, प्रेगनेंसी के दौरान। और यह हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान माँ को रिलैक्स देता है। रिलैक्सिन जो हार्मोन्स है ना, रिलैक्सिन से मतलब यही होता है रिलैक्स। ये रिलैक्स लिखा है, आईएन लगा दिया गया इसी में। ठीक है, ये रिलैक्स, रिलैक्स ये लिखा है। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, अपने आप को आराम देना है, ढीला करना है, या आपको पेन में आराम देना है, किसी प्रकार का कोई भी रिलैक्सेशन आपको पता होगा कि कैसे रिलैक्स ले सकते हैं आप अपने माइंड को या अपने बॉडी को कैसे रिलैक्स देते हैं। तो आईएन लगा दिया गया है, इसी को रिलैक्सिन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, माँ को रिलैक्स देता है। मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन, इनसे रिलैक्स देता है माँ को। ठीक है, और ये निकलता कहाँ से, कार्पस लुटियम से निकलता है। जब इसका ऑप्शन में दिया गया है कि अगर ओवरी दिया, ओवरी को लेके पूछा जाए तब आप बताएंगे ओवरी। अगर ओवरी ना हो ऑप्शन में, इसको लेके पूछा जाए रिलैक्सिन हार्मोन से निकलता है कहाँ से, तो कार्पस लुटियम से निकलता है। काम क्या होता है, ये क्या करता है, रिलैक्स देता है बॉडी को। ठीक है, ये बॉडी क्या करता है, रिलैक्स देता है प्रेगनेंसी के दौरान मम्मी को, उसकी, ओके, माँ को। यहाँ पर देख ले, इन द मेल में भी ये हार्मोन्स पाया जाता है और निकलता भी प्रोड्यूस बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या कहते हैं, जो ह्यूमन्स होता है, पुरुष में क्या होता है, और पुरुष महापुरुष दोनों में, सब में ये ग्लैंड होती है, कौन सी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या, इसके माध्यम से ये प्रोड्यूस होता है, कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन्स। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, अगर देखना हो तो कहाँ देख सकते हैं, सीमेन में। ओके, सीमेन में इसे देख सकते हैं। इन द मेल, देखो महिलाओं के लिए कार्पस ल्यूटियम, महिलाओं के लिए कार्पस ल्यूटियम, या आप बात करेंगे क्या, ओवरी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया महिलाओं में जैसा कि इसका मेन सोर्स होता है ओवरी, उसी प्रकार जैसे कि ये मादा जननांग है, जैसा कि क्वेश्चन में हमने पिछले लेक्चर्स में दिया था, मादा जननांग है, उसी प्रकार से ये प्रोस्टेट में इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ओके, और ये प्रकार का क्या है, मेल जननांग के पार्ट है। ओके, और इसको अगर देखा जाए कहाँ देखा जा सकता है, सीमेन में। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप नहीं बता सकते, ठीक है, ये बात समझिए, टेस्टिंग के माध्यम से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि आप देखने लोग बता दें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इनहिबिन हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है, इनहिबिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई,
क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। काफी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सर्टोली सेल। किसके माध्यम से? सर्टोली सेल के माध्यम। ये इनहिबिन हार्मोन्स होता है एक प्रकार का, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सर्टोली एक प्रकार की कोशिका होती है, सेल्स कहा जाता है, ठीक है, ये इसके माध्यम से निकलता है। ओके, ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर समझ ले थोड़ा। इनहिबिन ए या इनहिबिन हार्मोन, ठीक है, सिक्रेटेड मेनली बाय द कार्पस लुटियम। कहाँ से निकलता है? कार्पस लुटियम। और कार्पस लुटियम की ये लिखा है सर्टोली सेल से निकलता है। ओके, कार्पस लुटियम की सर्टोली सेल से निकलता है। बाय द वे यहाँ पर सेल्स मेंशन किया गया तो आप सर्टोली सेल बताएंगे, सेल नहीं मेंशन किया जाएगा, मतलब कोशिका अगर मेंशन नहीं होगी तो आप बताएंगे कार्पस लुटियम। क्या बताएंगे? इनहिबिन जो ये हार्मोन्स होता है, इसका जो स्रावण होता है, सिक्रेशन होता है, कहाँ से निकलता है? तो आप बताएंगे ये कार्पस लुटियम से निकलता है। जब सेल के बारे में बात करेंगे तो इसी में सेल पाई जाती है, जिसे सर्टोली सेल कहा जाता है, इससे निकलता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। निषेचन प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अनुपस्थिति होने पर कार्पस लुटियम कितने दिनों तक बनी रहती है? हाउ मेनी डेज डज द कार्पस, यहाँ पर आप कार्पस की स्पेलिंग लिखना है, ये नीचे मेंशन होगी और ऊपर भी मेंशन थी, यहाँ पर लिख रहे हैं कार्पस की स्पेलिंग। कार्पस लुटियम परसिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? 12 से 14 दिन। 12 से 14 दिन जो निषेचन प्रक्रिया होती है, निषेचन प्रक्रिया अनुपस्थित होने पर, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कार्पस लुटियम कितने दिनों तक बनी रहती है? तो ये 12 से 14 दिन के आसपास बनी रहती है, ठीक है, लगभग में। अब यहाँ पर देख ले कैसे कैसे और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अगर आपको 10 से 14 दिन मिले तो ठीक है आंसर, 12 से 14 दिन मिले तो ठीक है आंसर, ठीक है, लेकिन दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इनका जो रेंज होती है 10 से 14 दिन के आसपास होती है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है 12 से 14 दिन। ओके, तो ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है यदि अंडा निषेचित नहीं होता है, इफ एक्स इज नॉट फर्टिलाइज, अगर अंडा क्या होता है, फर्टिलाइज नहीं होता, तो कार्पस लुटियम ये 10 से 14 दिनों तक, 10 से 14 दिनों में क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, मतलब इनएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, मतलब ये जीवित रहेगा 10 से या 12 से 14 दिन तक जीवित रहेगा। और ये यहीं पर ये बात कही है कि ये क्या होगा, इतने दिन तक जीवित रहेगा, फिर इसके बाद क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, और ये इसके बाद मासिक धर्म, फिर इसके बाद क्या होता है, मासिक धर्म हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाता है या हो जाता है। ओके, अगर यदि अंडा निषेचित नहीं होता, इफ द एक्स इज नॉट फर्टिलाइज नहीं होता, तो कार्पस लुटियम में ये 10 से 14 दिनों तक रहता है, फिर इसके बाद क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। 10 से 14 दिन के बाद क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है, एमसी हो जाती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 13, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल की किस अवस्था में हार्मोन स्तर गिर जाता है? एट व्हाट स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द हार्मोन्स लेवल फॉल? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल लिखा है यहाँ पर, या मेंस्ट्रुएशन लिख के आ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मासिक धर्म की किस अवस्था में जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो क्या होता है, गिर जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गलती से यहाँ पर ओवल्यूशन मेंशन हुआ है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो गिर जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख लें, ये गलत है, यहाँ पर ओवल्यूशन ये कट करें, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन लेवल्स राइज फॉल ट्यूस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन, यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में बताया गया, बहरहाल ये अलग से पॉइंट है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो लेवल होता है ये 2 बार ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल समय 2 बार मतलब क्या होता है, ये गिरता है और या चढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, इसे समझ लें आप। यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल राइज ड्यूरिंग द मिड, ये लिखा है फॉलिकुलर फेज, देन ड्रॉप प्रेसिपिटेसली आफ्टर ओवल्यूशन। जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है ना, ये क्या होता है, मिड फॉलिकुलर एक फेज होती है, ये मेंस्ट्रुएशन की एक फेज होती है या एमसी की एक फेज होती है। इसकी 4 स्टेजेज होती है, अभी डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। इसकी 4 स्टेजेज होती है, तो इस स्टेज में क्या होता है, इसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, फिर इसके बाद ये क्या होता है, धीरे से जब ओवल्यूशन हो जाता है फिर इसके बाद ये ड्रॉप हो जाता है, मतलब फिर लो हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में नहीं है कोई बात नहीं, फिर यहाँ पर समझें आप, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है एग्जाम्स में, हाउ मैनी स्टेज आर दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एमसी की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक, हिंदी में लिख लेना जो भी मैंने बोला।
4 स्टेजेज होती हैं। कितनी? 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं पहले इन्हें समझ ले बारी बारी से। ये नंबर 1 पे होती है मेंस्ट्रुएशन, दूसरे नंबर पे होती है फॉलिक्यूलर फेज, तीसरे नंबर पे होती है ओव्यूलेशन, चौथे नंबर पे होती है ल्यूटियल फेज। ये 4 अवस्थाएं होती है, 4 फेज होती है और इन्हें बारी बारी से आपको लिखना होता है एग्जाम्स में। एग्जाम्स में कई बार इनको सीरियल से लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है, कि आपको सीरियल से नहीं बताना चाहिए। तो आप इन्हें कैसे बताएंगे? पहले नंबर पे मेंस्ट्रुएशन, फिर दूसरे नंबर पे ये लिखा है फॉलिक्यूलर फेज, तीसरे नंबर पे ओव्यूलेशन, चौथे नंबर पे क्या होता है, लास्ट नंबर पे ल्यूटियल फेज होती है। 4 अवस्थाएं होती है किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की। जो भी इंडियन मीडियम से हैं वो जरूर लिख लें इसे इंग्लिश में, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए मेंस्ट्रुएशन में द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर लो। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था ना उसका रिलेशन यहाँ पर है, ठीक है। वहाँ पर मेंस्ट्रुअल लिखा था, मेंस्ट्रुअल ना लिखा होता तो मेंस्ट्रुएशन लिखा होता वहाँ पर। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सी अवस्था में एमसी की या मेंस्ट्रुएशन की कौन सी अवस्था में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो लग जाता है। तो ज़्यादा घबराया ना करे, ठीक है। वो का मतलब वो साइलेंट है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो वहाँ पर ये 2 हार्मोन्स मेन होते हैं एमसी के लिए। ये 2 हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मेन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था किस अवस्था में ये क्या होते हैं, लो हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर देख लें, जो पॉइंट नंबर 1 मेंशन है मेंस्ट्रुएशन में ये बात मेंशन की गई, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, ठीक है। बाय द टाइपिंग मिस्टेक वहाँ पर ओव्यूलेशन कर दिया गया या हो गया, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसे समझ लेना। यहाँ पर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज होता है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इन फ्यूचर कभी भी, ठीक है, और क्वेश्चन बने भी हैं यहाँ से। दूसरे नंबर पर देखिए आप, ये लिखा है फॉलिक्यूलर फेज, ये 1 से 14 दिन का होता है। पहले दिन वाला 0 से 1 डेज या जब शुरुआती होती है उसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, ठीक है। और फॉलिक्यूलर फेज क्या होता है, 1 से 14 दिन का होता है, जिसमें एस्ट्रोजन राइज होता है एज एन एक्स प्रिपेयर टू बी रिलीज। एक ये अंडे के रूप में मतलब ये क्या होता है, राइज हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट हो जाता है और बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, ये प्रिपेयर्ड हो जाता है रिलीज होने के लिए, मतलब ये निकलने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। जो ब्लड होता है ना, जो ब्लड निकलता है बाय द मेंस्ट्रुएशन मोस्टली क्या होता है, वो एस्ट्रोजन होता है। क्या? एस्ट्रोजन्स होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर पे पॉइंट पे मेंशन है ओवल्यूशन। ये कितने दिन का होता है, ये एग्जैक्ट 14 डेज का होता है। क्या? ये जो टाइमिंग होती है ओवल्यूशन के एग्जैक्ट 14 डेज होता है। किसी दिन हम इसे इमेज के माध्यम से समझाएंगे आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर समझे केवल ओवल्यूशन की जो टाइमिंग होती है। आपको ज़्यादा बात समझ में नहीं आ रही तो इतनी बात समझे, फॉलिकल की फेज कितनी होती है, इससे 14 दिन, और इसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है इसका लेवल जो होता है बढ़ जाता है और ये प्रिपेयर्ड हो जाता है रिलीज होने के लिए, मतलब ये निकलने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। फिर इसमें ओवल्यूशन जब होता है ये कब होता है, 14 दिन में होता है, एग्जैक्ट टाइमिंग 14 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट स्टेज जो होती है मेंस्ट्रुएशन की, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये ल्यूटियल फेज होती है। ये कितने दिन की टाइमिंग होती है इसकी, 14 से 28 दिन की टाइमिंग होती है इसकी। ओके, अब इसमें देखें इस स्टेज में पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, इस ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है, बनता है। तो आप बताएंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ध्यान रखना। और ये पीक लेवल पे होता है, फिर उसके बाद ये क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। 28 दिन के बाद क्या होगा, ये ड्रॉप हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। और इसी को क्या कहते हैं, वो हार्मोन्स कहते हैं, कौन सा, प्रेगनेंसी वाला हार्मोन्स। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये चौथा वाला जो स्टेज है इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। टाइमिंग होती है 14 से 28 दिन के बीच में होती है और ये पीक लेवल पे होता है, मतलब सबसे हाई लेवल पे होता है। फिर उसके बाद जब पीक लेवल जब रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। ओके, ड्रॉपिंग स्टेज आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया है हाइमेन झिल्ली का छिल जाना क्या कहलाता है। व्हाट इज द हाइमेन मेम्ब्रेन कॉल्ड लेसरेशन। कल मैंने बताया था हाइमेन क्या होता है, ठीक है। ये वेजाइनल का जो ओपनिंग पार्ट होता है उसको क्या करता है, कवर्ड करता है। ये क्या करता है, कवर्ड कर देता है। इसको क्या करता है, ये कवर्ड कर देता है। ओके, तो आप यहाँ पर थोड़ा समझें। हाइमेन झिल्ली, यहाँ पर लेयर लिखी गई है, उसी के लिए लेयर एक प्रकार के टिश्यू से बना होता है। ओके, तो अगर ये छिल जाता है, कोई प्रकार का कुछ भी लग जाता है विद ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, इट इज द अकर्स इन द बॉडी ऑफ द फीमेल्स। ओके, अब यहाँ पर समझे कुल क्वेश्चन, बस आंसर ले। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये लिखा है कैरिनक्यूली, क्या इसे पढ़ा जाएगा, कैरिनक्यूली पढ़ा जाएगा। ओके, व्हाट इज द हाइमेन मेम्ब्रेन कॉल्ड लेसरेशन, मतलब जब वो छिल जाता है या हाइमेन्स में कोई हल्की सी खरोंच आ जाती है, चोट लग जाता है, उसे कैरिनक्यूली कहा जाता है। ओके, कैरिनक्यूली। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हम आपके लिए लिख देते हैं यहाँ पर हिंदी में कैसे लिखा जाएगा इसे। कैरिनक्यूली इस तरह लिखेंगे, ठीक है, कैरिनक्यूली। ये ना है, रा में छोटे ऊ की मात्रा लगी। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। एमनियोटिक फ्लूइड का प्रतिस्थापन कितने समय में कर दिया जाता है, इन व्हाट टाइम,
इज एमनेटिक फ्लूइड रिप्लेस्ड। यहाँ पर ये वर्ड ध्यान रखना, प्रतिस्थापन हिंदी मीडियम से जो है तो प्रतिस्थापन ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर रिप्लेस्ड वर्ड जो इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है, यहीं से आंसर को फाइंड किया जा सकता है। रिप्लेस्ड जब भी लिखा हो, इन व्हाट टाइम, किस समय, कितने समय में एमनेटिक फ्लूइड को क्या करें, रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी 3 घंटे होता है। क्या? 3 घंटे। ओके, तो ध्यान रखना है, ये एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख ले, क्लोज्ड टू द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी द एमनेटिक फ्लूइड इज रिप्लेस्ड ऑल 3 आवर्स। ठीक है, ये 3 घंटे में क्या होता है, रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। गर्भावस्था के 28 सप्ताह पर गर्भाशय लिख लेना। ठीक है, गर्भाशय की O2 खपत कितनी होती है? व्हाट इज द ओवरियन O2 कंजप्शन रेट एट 28 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। अब क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 22 ml पर मिनट। ठीक है, 22 ml पर मिनट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर, पढ़े फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया है, गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में HCG स्तर कितने समय में दोगुना हो जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया एग्जाम्स में। एट व्हाट टाइम डज द HCG लेवल राइज टू, मतलब ये डबल लिखना चाहिए था। ठीक है, 2 टाइम्स लिख लें यहाँ पर। ठीक है, लेवल्स डबल्स हो जाता है या 2 टाइम्स या दोगुना हो जाता है, इसी को दोगुना या 2 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, इन द अर्ली डेज ऑफ द प्रेगनेंसी। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? 2 दिनों में जो गर्भावस्था के दौरान जो HCG लेवल्स होता है ये डबल हो जाता है लगभग 2 दिनों में। ये लगभग में आंसर है। अब यहाँ पर समझे, अगर घंटे में दिया होगा तो कैसे आप करेंगे इसे? 48 से 72 घंटे। यहाँ पर देखा जाए, अगर रेंज में बात करेंगे तो 2 से 3 दिन आप आंसर मार करेंगे। आप लिख लें, हमारे हिसाब से यही 2 से 3 दिन आप लिख लें। वहाँ पर एग्जैक्ट पूछा गया था तो हमने और ऐसा दिया गया था। ठीक है, तो 2 दिन मैंने बता दिया, लेकिन आप यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर टाइमिंग लिखा गया है 48 से 72 घंटे, तो आप एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। तो 2 दिन में कितने होंगे? 48 घंटे होंगे, मतलब 48 होंगे। 3 दिन में कितने होंगे? 72 घंटे होंगे। ठीक है, तो आपको 2 से 3 दिन मेंशन कर लेना आंसर में। ठीक है, जो HCG लेवल होगा वो डबल हो जाता है 2 से 3 दिन में। दूसरे दिन तो डबल हो जाता है, लेकिन 2 से 3 दिन मान के चलेंगे हम। हाँ, है कि नहीं? ये बात समझ लेना। 48 से 72 घंटे टाइमिंग घंटे में लिख लेना और 2 से 3 दिन लिख लेना। ठीक है, ये दिन में है, ये बात बराबर है दोनों, लगभग। ओके, अब देख ले एक पॉइंट और मेंशन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द HCG, ये लिखा है HCG लेवल विल रीच एट पीक्स द फर्स्ट 8 to 11 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपसे एग्जाम्स में कोई ऐसा पूछ ले, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लिख लेना जो मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए आपसे कि प्रेगनेंसी के मतलब HCG जो होता है, HCG का लेवल कब सबसे चरम सीमा में होता है? पीक का मतलब होता है चरम सीमा, चरम सीमा का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है। कब होता है? तब आप कहेंगे 8 से 11 सप्ताह के बीच में, प्रेगनेंसी की गर्भावस्था की 8 से 11 सप्ताह के बीच में। कभी कभी क्या होता है, ये 8 से 14 वीक को भी मेंशन किया गया है। जब बाय द वे 14 वीक मेंशन होते, एग्जैक्ट आंसर 14 वीक है, लेकिन जब भी रेंज में पूछा जाए तो इन दोनों में से कोई एक होगा। 8 से 11 सप्ताह होगा प्रेगनेंसी का, जब HCG जो लेवल होता है, पीक मतलब होता है सबसे ज़्यादा, मतलब हाई लेवल पे, वो क्लाइमेक्स में होगा। ठीक है, या चरम अवस्था में होगा। ठीक है, या 8 से 14, दोनों में से कोई एक मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मतभेद होते हैं। इन सभी का अध्ययन करने के बाद हम आपको ये सभी बताते हैं कि बाय द वे ऐसा नहीं होगा तो इस प्रकार से एग्जामिनर पूछेगा। ओके, लेकिन दोनों कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको भी डर रहता है, उसको भी जवाब देना होता है। ओके, तो जैसा मैंने बताया आपको इस हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। और फिर देखिए, फिर इसके बाद क्या होता है, ये HCG लेवल होगा प्रेगनेंसी के 8 से 11 वीक तक तो हाईएस्ट होगा, मतलब पीक लेवल पे होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, कम होने लगता है और धीरे धीरे ये गायब हो जाता है। ठीक है, मतलब कम हो जाता है, मतलब गायब नहीं होता एकदम, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। बारी बारी समझेंगे हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा डिटेल्स। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कारक गर्भावस्था प्रेगनेंसी में वृद्धि करता है? वृद्धि नहीं करता है। कौन सा कारक गर्भावस्था में वृद्धि नहीं करता है? आप पढ़ ले अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसे सोच समझ कर आंसर दें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्या? ऑप्शन ए। आप यहाँ पर पा रहे होंगे या आपको पता होगा, प्रेगनेंसी के दौरान जो डेवलपमेंट या इंक्रीजमेंट होता है वो ब्लड वॉल्यूम में भी होता है, सेल एक्सचेंज फ्लूइड में भी होता है, वेट भी बढ़ जाता है। ये तीनों चीज़ें जो बढ़ती है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा है क्या नाम,
फुफ्स फुफ्सुस क्या लिखा है? क्षमता, प्लूरल पोटेंशियल लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जो फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता होती है, ठीक है। इसमें कोई मतलब इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, लगभग लगभग ये सब इक्वल होते हैं। इन तीन तीन चीज़ें प्रॉब्लम आती है, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। इसे हिंदी में फुफ्सुस लिखा है, फुफ्सुस क्षमता लिखा है, इंग्लिश में पढ़ ले प्लूरल पोटेंशियल, ओके। ये सभी में इंक्रीजमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, काफ़ी ज़्यादा लेवलमेंट में एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ये नहीं होता, ओके। यहाँ पर आप देख लेना, फुफ्सुस पढ़ लेना, फुफ्सुस क्षमता इंग्लिश में से प्लूरल पोटेंशियल कहा जाता है। कैपेसिटी लिख के आ सकता है पोटेंशियल की जगह, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 19 नंबर आप पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। वेजाइनल परीक्षण के दौरान किस अवस्था में बढ़ा हुआ कोशिका आकार देखा जाता है? वेजाइनल परीक्षण का मतलब होता है यौन परीक्षण या योनि टेस्ट या वेजाइनल टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए वेजाइनल टेस्ट लिखा होगा या यौन परीक्षण लिखा होगा। के दौरान किस अवस्था में बढ़ा हुआ कोशिका आकार देखा जा सकता है? एट व्हाट स्टेज इज द इंक्रीज द सेल साइज सीन ड्यूरिंग द वेजाइनल टेस्ट? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन ए, प्रेगनेंसी में। क्या? प्रेगनेंसी में वेजाइनल परीक्षण के दौरान किस अवस्था में जो बढ़ा हुआ कोशिका, मतलब जो कोशिका का जो आकार होता है, सेल का जो साइज होता है, वो बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। किस अवस्था में देखा जा सकता है? जब कोई महिला क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी या गर्भावस्था में होगी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर 20 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा गया है गर्भावस्था प्रेगनेंसी में कार्डियक रिजर्व का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? हाउ इज द कार्डियक रिजर्व टेस्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? दिनचर्या की योग्यता द्वारा, बाय द एबिलिटी टू परफॉर्म द रूटीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों पे फोकस करना। गर्भावस्था में जो कार्डियक रिजर्व्स का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? हाउ इज द कार्डियक रिजर्व टेस्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? दिनचर्या करने की योग्यता द्वारा, बाय द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑफ द रूटीन्स, ओके। आप लिख लेना आंसर, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पढ़ लेना, और अगर एक बार आपको समझ में ना आया करे तो क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद क्या करें, दोबारा वीडियो को देखा करें जरूर, ओके। और हम बारी बारी से कुछ डिटेलिंग इस लेक्चर्स में, कुछ नेक्स्ट में कवर करते हैं, तो जरूर आप हमारे दोबारा वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको कन्फर्मेशन अच्छे से हो जाए, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस वजह से डिटेल्स भी जरूरी होती है, समझना भी जरूरी होता है, ठीक है। मेडिकल कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट ही है जिसमें ज़्यादा डिटेल्स की जरूरत हुई होती है, ठीक है। बिना डिटेल्स के आप हमेशा संशय में पड़े रहेंगे, ओके। डाउट बने रहेंगे लाइफ के आपके हमेशा, इसलिए थोड़ा बताना होता है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 21 पढ़े, ये लिखा है गर्भस्थ शिशु के अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्राव कब किया जाता है? व्हेन इज द इंसुलिन सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियास ऑफ द फेटस? क्या होगा इसका राइट आंसर? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए, 12 सप्ताह पर, 12 वीक पर, ठीक है। गर्भस्थ शिशु द्वारा अग्नाशय द्वारा जो इंसुलिन का श्रावण होता है वो कब होता है? 12 सप्ताह पर होता है लगभग, ओके। ऑप्शन ए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जैसा कि दिए गए। बाकी सभी बहुत दूर दूर के आंसर लिखे। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्स में कैसे पूछा जा सकता है। अगर 12 सप्ताह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे ठोक के आना, ठीक है। 12 नंबर वाला, द बेबी बिगिंस मेकिंग इट्स ऑन द इंसुलिन अराउंड। बेबी क्या करता है? अपना इंसुलिन बनाने लगता है कौन से गेस्टेशन के कौन से वीक में? 10 से 13 वीक के बीच में। तो 10 से 13 के बीच, अगर रेंज में बात करेंगे तो 10 से अगर 12 लिखा होगा तब भी आंसर सही होगा, 10 से 13 लिखा होगा तब भी आंसर सही होगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, बहुत दूर दूर के, जैसे मैंने ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से लिखा होगा। अगर बाय द वे मान लो कि 12 वीक नहीं मेंशन है तो आप 11 आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए, क्या एग्जैक्ट आंसर आप 12 वीक लिखो कि इंसुलिन बेबी के द्वारा मतलब बनने लगता है, ठीक है। कौन से गेस्टेशन के वीक में? 10 से 13 के बीच में। दूसरा आंसर आप लिखोगे 10 से 13, ये बिटवीन्स है, मतलब ये रेंज दी गई है। तो जब भी आंसर बाय द वे नहीं मिलेगा तो आपके माइंड में अगर 10 से 13 रहेगा तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। 12 हो गया तो 11 होगा, क्योंकि 10 से और 12 के बीच में यही दो आते हैं, ठीक है। और दोनों में 11-12 में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे कभी, क्योंकि इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, हमेशा रेंज में पूछे जाते हैं इस वजह से। और जब भी दिए जाएंगे तो जैसा कि मैंने दिया है 12 के बाद देखिए कभी 28 लिखा है, कभी 32 लिखा है वीक्स में, ठीक है। तो इसलिए आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 12 वीक इज द राइट आंसर, और रेंज में 10 से 13 के बीच में आप, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर, 22 है।
कौन सा कार्य महिला जननांगों द्वारा नहीं किया जाता? विच वर्क इज नॉट डन बाय द फीमेल जेनाइटल्स? मोस्टली सभी लोगों ने, सभी पुरुष और महिलाओं ने इसके आंसर सही दिए थे। बहुत खुशी हुई थी। जिनका गलत है वो देख लें यहाँ पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कुछ लोगों ने लिखा था रिसीव स्पर्म, कुछ गर्ल्स एंड बॉयज़ ने ऐसा मेंशन किया था। लेकिन क्या होता है, जो महिला के जो जनन अंग होते हैं उनके माध्यम से ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का जो निर्माण होता है, ये नहीं किया जाता क्योंकि ये पुरुष के माध्यम से होता है। ये पुरुष जननांग का भाग है, ठीक है। जो स्पर्म का जो निर्माण होता है ये पुरुष जननांगों के माध्यम से होता है, ठीक है। ये महिलाओं के द्वारा नहीं होता। लेकिन महिला क्या करती है, ओवम महिला का जननांग के द्वारा किया जाता है रिसीव। ये स्पर्म को रिसीव करती बाय द इंटरकोर्स, ओके। इंटरकोर्स के माध्यम से ये क्या करती है, इसको रिसीव करती है स्पर्म को, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन नहीं करती इसका। डिलीवरी होता है, ये कार्य ये क्या फीमेल जो जेनाइटल्स पार्ट होते हैं उनका ये कार्य है। लेकिन किस कौन एक्सेप्ट सिवाय कौन सा नहीं है, ये नहीं है स्पर्म का उत्पादन करना या प्रोडक्शन करना, ओके। क्योंकि ये क्या है, मेल पर्सन का वर्क है, मेल जननांग का काम है, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 23। ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसव या डिलीवरी के कितने समय पश्चात HCG, ये प्रकार का पता ही आपको क्या होगा, हार्मोन्स होता है, चला जाता है। हाउ लॉन्ग आफ्टर डिलीवरी HCG गोज अवे? इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको बताना है या नहीं है, ठीक है। ये भी ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग से उम्मीद है कि इसका आंसर जरूर बताएंगे। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिटेल के साथ कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आप थोड़ा वीडियो में की भावना में बह जाते हैं, लाइक भी कर दिया करें, थोड़ा मोटिवेट मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, इतने लोग इसे लेक्चर्स को या वीडियो को पसंद करते हैं, ओके। तो मैं अपनी वाणी को अब यहीं से विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।